हम्म जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन में आज हमारा टॉपिक है इलिप्स, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे आज। पिछले वाली क्लास में हमने आपको बताया था दीर्घवृत्त क्या होता है। दीर्घवृत्त की परिभाषा हमने बताई थी। दीर्घवृत्त की परिभाषा बताई जा चुकी है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। हाँ, तो आपको बताया गया था दीर्घवृत्त किसे कहते हैं। आपको बताया गया था कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल, दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल क्या हो? अचर हो, तो उस चर बिंदु के बिंदुपथ को, ये गतिमान बिंदु जो आपका है, इसका जो बिंदुपथ बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। यानी चाहे बिंदु यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, अगर मान लेते हैं ये आपके फोकस हैं, स्थिर बिंदु का नाम F1 और F2 है, इनको विशेष नाम दिया गया। इससे ये दूरी, यहाँ से ये दूरी या यहाँ से ये दूरी, यानी आप देख सकते हैं अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो A पॉइंट के लिए F1A प्लस F2A ये बराबर होगा F1B प्लस F2B, और ये बराबर होगा F1C प्लस F2C के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो इस गतिमान बिंदु जो चलेगा उसके द्वारा जो कर्व ट्रेस होगा, यानी जो वक्र बनेगा, उस वक्र को हम क्या नाम देंगे? दीर्घवृत्त नाम देंगे। क्या नाम देंगे? दीर्घवृत्त नाम देंगे। तो ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको जानते हैं। दीर्घवृत्त परिभाषा क्या है? बिंदुपथ के आधार पे, और आप उसके आधार पे भी बता सकते हैं। किसके आधार पे? समुच्चय के आधार पे। यानी दीर्घवृत्त उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु से जिनकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव अचर रहता है। तो अगर हम दीर्घवृत्त का केंद्र मान लेते हैं मूल बिंदु पे है, दीर्घवृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु पे है, और ये आपका दीर्घवृत्त मान लीजिए कंस्ट्रक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो स्थिर बिंदु होते हैं उनका नाम दिया गया है, उनका नाम होता है नाभि। क्या नाम होता है? नाभि। इस प्रकार आप जान सकते हैं दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? दो नाभियां होती हैं, एक F1 और आपका एक F2। अगर हम इसको x अक्ष सपोज कर लें, इसको y अक्ष सपोज कर लें, इसको y अक्ष सपोज कर लें, ये x डैश, y आपका y डैश, ये आपका मूल बिंदु 0,0। यहाँ से इसकी दूरी अगर हम c मान लें, कितनी मान लें? c, और इसके ये जो आपका अक्ष होता है इसे हम दीर्घाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घाक्ष। और दीर्घाक्ष की लंबाई अगर 2a है, यानी ये इतना आपका a है, और ये पॉइंट आपका शीर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो अगर इतनी दूरी आपकी a है तो क्लियर है शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा आपका? a,0। इधर आपका -a होगा, तो इस शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा -a,0। इसी तरह अगर ये लघु अक्ष की लंबाई है, इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक आपका हो जाएगा 0,b, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,-b। तो ये शीर्ष हैं आपके, ये दोनों शीर्ष पॉइंट होते हैं। तो शीर्ष के निर्देशांक a,0 और -a,0 होते हैं। नाभि का निर्देशांक कितना मिलेगा? अगर ये c दूरी है तो ये c,0 और ये आपका -c,0 मिलेगी। क्या मिलेगी? c,0 और -c,0। अब पहली बात इसमें आपको क्या निकालना है कि ये दीर्घाक्ष, लघु अक्ष और ये जो आपका c है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसको हम चेक करते हैं। तो चलिए, तो दीर्घवृत्त की जो परिभाषा होती है कि किसी बिंदु से जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी? आपकी समान होगी। यानी कहाँ से? नाभि से। तो F1 से अगर P की दूरी हम निकालें, F1P प्लस F2P प्लस F2P, तो ये कितना आएगा?
F1P अगर देखें तो दो भाग में है, एक ये इतना और प्लस ये इतना। इतना क्या है आपका A है और इतना क्या है आपका, इसको हम C माने हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1O प्लस कितना OP और प्लस F2P, ऐसे ही लिखा जा सकता है। अब सबकी वैल्यू अगर हम रखें, F1O की वैल्यू कितनी है, F1 से O की वैल्यू C है, प्लस O से P की वैल्यू कितनी है, हम दीर्घांश की अर्ध दीर्घांश इसे कह सकते हैं, A माना गया है, प्लस F2 से P की वैल्यू, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे, पूरे में से यानी OP में से अगर हम OF माइनस कर देंगे तब हमको F2P मिल जाएगा। तो OP कितना आपका A है और माइनस ये कितना करेंगे आप C, तो C आपका कैंसिल हो गया। तो किसके बराबर आ गया ये, 2A के बराबर। F1P प्लस F2P की वैल्यू कितनी आ गई, 2A आई। P क्या है, ये दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। तो दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की जो दूरी होती है कहाँ से, नाभि से, उनका योगफल हमेशा अचर होता है। यानी F1P प्लस F2P जो आएगा, अगर P पॉइंट यहाँ हो जाए तो उस स्थिति में ये जो चीज आएगी, ये इन दोनों का योगफल भी उसके बराबर होगा। तो चलिए अगर हम F1 मान लीजिए, इसको B मान लेते हैं, तो F1B प्लस F2B अगर निकालें तो ये कितना आएगा। अब देख सकते हैं ये आपका कर्ण है, ये इतना C है, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्लस ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। लेकिन चूंकि दीर्घवृत्त की परिभाषा है कि चाहे ये हो सबकी दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप लिखेंगे परिभाषा से क्या आएगा, F1P प्लस F2P दिस इक्वल टू F1B प्लस F2B। अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो ये देखिए आपका आ गया 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2A आई थी। इसको मैंने पहले इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं, 2 से 2 कैंसिल, आपका स्क्वायर कर देंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको, या B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको A स्क्वायर। तो C स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या C इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही रिलेशन होता है किसमें, A B और C में। A क्या है, अर्ध दीर्घाक्ष, B क्या है, अर्ध लघु अक्ष, C क्या है, केंद्र से नाभि की दूरी है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। ये क्या है आपका F2 क्या है, नाभि है। कितनी नाभियां होती हैं दीर्घवृत्त में, 2 नाभियां होती हैं, एक आपकी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ये आपका, इसको कौन सा अक्ष कहते हैं, लघु अक्ष कहते हैं, लघु अक्ष। और इसको हम कौन सा अक्ष कहते हैं, दीर्घाक्ष कहते हैं, दीर्घ अक्ष है या दीर्घाक्ष ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसमें जितनी भी चीजें होती हैं दीर्घवृत्त में, आपने कुछ चीजें उसमें से जानी। अब हम इसका व्यापक समीकरण निकालेंगे, उत्केंद्रता जानेंगे और जानेंगे कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल उसके बाद देखते हैं आगे, आप उत्केंद्रता देखते हैं क्या होती है। हाँ, तो देखिए उत्केंद्रता क्या होती है। उत्केंद्रता को हम इसेंट्रिसिटी इंग्लिश में कहा जाता है, इक्वल टू होता है C/A। इक्वल टू क्या होता है, C/A। कोई चीज देखिए मैथमेटिकली होती है, फिर उसकी फिजिकल वैल्यू होती है। मैथमेटिकल के साथ साथ कौन सी वैल्यू होती है, उसकी फिजिकल वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम C देखें तो C की फिजिकल वैल्यू क्या है, C क्या है, ये आपका केंद्र है, केंद्र से नाभि की दूरी, और A क्या है, केंद्र से शीर्ष की दूरी। तो केंद्र से नाभि की दूरी और केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात को ही हम इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं, ई कहते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हो गई। अब हम मानक समीकरण निर्धारित करेंगे। क्या निर्धारित करेंगे, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण कैसे मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। अब जैसे ये आपका P पॉइंट है, क्या है,
P पॉइंट। हम बताया था आपको कि जब भी हम किसी चीज का जो समीकरण निकालते हैं उसका निकालने का मतलब होता है एक रिलेशन निकालना। क्या निकालना? एक रिलेशन। किसका? जो चर बिंदु होता है और जो गिवन चीजें होती हैं उससे उसका क्या रिलेशन है, उसी संबंध को स्थापित करना ही उसका सांकों का या कोनिक सेक्शन का या कोई भी कर्व हो उसका समीकरण कहलाता है। तो P का इस F1 F2 ये आपका B और A और ये इन चीजों से क्या रिलेशन है उसी को हम देखेंगे। तो मान लेते हैं P कोई पॉइंट है जिससे दूरियों का योगफल यानी PF1 और PF2 किसके बराबर है आपका? 2A के बराबर है। PF1 और PF2 किसके बराबर है आपका? 2A के बराबर है, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि किसी भी से दूरी अगर यहाँ B पॉइंट है, ये A माना गया, तो इससे PF1 की दूरी यहाँ अगर P यहाँ होता तो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी का योगफल 2A आया था। पिछली बार हमने देखा था जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे थे ABC में, उसमें आया था। तो PF1 और PF2 इक्वल टू 2A हो गया। अब PF1 कितना है, यानी P से F1 की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट क्या होगा आपका? x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, या सीधे सीधे y स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस PF2 कितना आएगा आपका? PF2 हो जाएगा, P मतलब x y की F2 से दूरी, इससे दूरी निकालें तो अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इक्वल टू 2A। अब इसी को सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं इसके लिए एक चीज को आपको ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा। एक को पक्षांतर कर लीजिए, अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस कितना आपका? अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दिया जाए दोनों पक्षों का, वर्क करने पर क्या मिलेगा आपको? वर्क करके देख सकते हैं, आपको मिलेगा ये हो जाएगा, इसका वर्ग आप लिखेंगे x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आपका कैंसिल, लेकिन अभी एक चीज और बचेगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे आप तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी हट जाएगी, लेकिन इसका स्क्वायर जब करेंगे आप तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अभी हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, अभी माइनस 2ab बचा है, तो 2 इंटू 2a यानी 4a, और b का मतलब ये पूरी चीज आप लिखना बाकी है x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए रूट वाले टर्म को फिर इधर ले आते हैं। तो 4a अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। हाँ तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो आपको मिलेगी वैल्यू a स्क्वायर को ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन, आप a स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए इसको, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट दिस इक्वल टू हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस सी एक्स अपॉन a स्क्वायर मिलेगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण मिल जाता है। ठीक है, अब जो भी इक्वेशन रहेगा उसकी तुलना हम इससे करेंगे, और इसमें जो भी चीजें पूछेगा, नाभि, नियता, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, ये सारी चीजें आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। और तो ये तो आपका हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, आपने उत्केंद्रता जान ली।
अब दीर्घवृत्त में आपका बचा है नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है उसको भी जान लेते हैं। ये आपका जैसे दीर्घवृत्त है और ये इसकी नाभि है, तो नाभि से जाने वाले अक्ष पर जो लंब जीवा होती है इसी को हम नाभिलंब जीवा कहते हैं। तो अगर इसकी लेंथ हम L सपोज कर लें, चूंकि नाभि से जा रही तो इसका निर्देशांक आप जान ही रहे हैं c,0 होगा, तो ये डिस्टेंस c हो जाएगी, ये L हो जाएगी, तो इसका निर्देशांक c,L मिल जाएगा। अब अगर c,L आपसे पूछें ये कहाँ है तो आप कहेंगे कि ये दीर्घवृत्त पर है। किस दीर्घवृत्त पर? इस पर x² + a² y² / b² = 1 पर है। अब इसको इसके द्वारा अगर हम सेटिस्फाइड करवा दें तो आपको मिलेगा c² / a² + y² / y के प्लेस पर आप रखेंगे l² / b² दिस इक्वल टू 1। तो l² / b² की वैल्यू मिल जाएगी 1 - c² / a²। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो a² - c² / a², तो l² / b² की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप a² - c² की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या आया था आपका b², तो ये हो गया आपका b² / a², l² / b²। अब यहाँ से और सॉल्व कर दिया जाए तो l² की वैल्यू हो जाएगी आपकी b⁴ / a², तो l की वैल्यू हो जाएगी b² / a। अब ये दूरी आपकी ये इतनी है तो पूरी लंबाई अगर पूछी जाए तो ये नाभिलंब जीवा की लंबाई 2l = हो जाएगी 2b² / a। यही आपकी नाभिलंब जीवा है। ये किसका समीकरण, किसकी लंबाई का फार्मूला है? नाभिलंब जीवा की लंबाई का फार्मूला है। तो इस तरह आपने दीर्घवृत्त में सारी चीजें लगभग टच कर ली। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हमने देखा, उसके दीर्घाक्ष लघुअक्ष और चीजों में रिलेशन क्या होता है ये हमने देखा, और नाभिलंब जीवा की लंबाई आपने देखी। ठीक है, इतना आप करिए, फिर जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप कमेंट करिएगा, फिर उसमें देखा जाएगा। धन्यवाद।